So friends, we have almost covered 4 videos of income tax tutorial और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में। लेकिन जहाँ तक बात है फोर्थ वीडियो की, कैपिटल गेन वाली जो वीडियो थी वहाँ पे कुछ पोर्शन था वो थोड़ा यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम की वजह से लास्ट वाला एक एग्जाम्पल है वो बाकी रह गया था, तो ये वाली वीडियो में वो कवर कर लेंगे। ओके तो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख पे खरीदी गई थी 1997 में। ओके और ये प्रॉपर्टी को 2018 में 30 लाख में बेचा गया। अब यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं तो हमारा जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसकी अगर बात करें तो वो 2001-2002 से स्टार्ट होता है। इससे पहले का जो इंडेक्स जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 1981 से लेके 2000 के साल तक था, लेकिन ये जो नया इंडेक्स है जिसमें 1997 मेंशन नहीं है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है, वैसे कि जो चीज़ें आप देख रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हो, उसके लिए ऑलमोस्ट 21 साल हो गए। ओके तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो बनने वाला है, दैट इज क्लियर। ओके तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन की बात करें तो यहाँ पे 30 लाख है और एक्सपेंसेस वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया गया। हालांकि 2 एग्जांपल में हमने देखा था कि एक्सपेंसेस 1 लाख इम्प्रूवमेंट कॉस्ट और ब्रोकरेज वगैरह लगी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। तो 30 लाख नेट सेल्स कंसिडरेशन रहेगा। अब यहाँ से इंडेक्सेशन होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंडेक्स टेबल है हमारे पास, जो इंडेक्सेशन टेबल है उसमें 2001 से डिटेल दी गई है। इंडेक्स वैल्यू मिलेगी आपको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वहाँ पे आपको इंडेक्स वैल्यू 100 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। ओके या उसकी वैल्यू 100 है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि 1997 की जो प्रॉपर्टी है उसकी एक फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढी जाएगी। मीन्स 1997 में जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 2001-2 में कितनी रहती है, तो वो एक ये सर्कल ऑफिसर वगैरह से ये आपको जानना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल पे तौर पे समझ लीजिए कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बनती है 5 लाख। तो 5 लाख के साथ क्या जोड़ा जाएगा कि जो साल में बेचा गया है 2017-18 में बेचा गया है तो 272 उसकी इंडेक्स वैल्यू है, उसे डिवाइड कर देंगे परचेज ईयर। अब परचेज ईयर क्या हो जाएगा 2001-2, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू हमने 2001-2 की ले ली है। तो अगर 272 को 100 से डिवाइड करेंगे और उसे 5 लाख से जोड़ देंगे तो वो वैल्यू हमें मिलती है 13,60,000। अब ये वैल्यू को घटाएंगे तो फाइनली जो फिगर हमें मिलता है 16,40,000, ये रहेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देनी है। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन वगैरह दिए गए हैं, तो इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, आप पूछ करके ये चीज़ों को देख सकते हो। जैसे कुछ चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ कि अगर आपको एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी आपने बेची है तो उसके सामने मीन्स हाउस प्रॉपर्टी बेचने पे जो भी कैपिटल गेन बनता है उतनी ही वैल्यू का अगर दूसरा कोई हाउस प्रॉपर्टी आप परचेस कर लेते हो तो कैपिटल गेन का इश्यू नहीं रहेगा और आपको ये टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वैसे रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो पूरा एग्जेम्प्ट है, तो अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो आपने बेचा है और उसके ऊपर कैपिटल गेन बनता है, तो जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ जो प्रोविज़न है वैसे ही प्रोविज़न अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के सामने भी है। आपको दूसरी एग्रीकल्चर लैंड परचेज करनी है और वैसे ही कई सारे यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54, 54B, 54D, 54C, EC सॉरी, और 54GB, 54F वगैरह है। तो आप ये पूछ करके थोड़ा देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ये जो पोर्शन था वो बाकी रह गया था। अब जहाँ तक बात है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो ये 4 हेड में जो फॉल नहीं करती है जो इनकम, 4 हेड की बात करें तो हमने बात की थी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम PGBP माने प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब जहाँ तक बात है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो मैं आपको वो लाइव बताऊंगा इनकम टैक्स की साइट पे कि ये जो सारी एंट्रीज हैं, ओके जो 5 हेड है उसकी एंट्री कैसे करोगे, और उसी में मैं बताऊंगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को आपको कैसे मेंशन करना है।
तो यहाँ पे एक तो लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, तो देखिए इसे कंटिन्यू करेंगे, देन पासवर्ड वगैरह जो भी बनता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो थोड़ा मीन्स प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ी बात हो जाएगी यहाँ पे। चलिए यहाँ पे वैसे आगे वाले आने वाली जो भी वीडियो है उसमें मैं मेंशन करूँगा कि आपको लाइव रिटर्न फाइल करना है तो कैसे कर पाओगे। चलिए यहाँ पे अगर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हो, असेसमेंट ईयर चूज़ करते हो, आप बताते हो कि ऑनलाइन फाइल करना है और नया रिटर्न फाइल करते हो, आपको बताना पड़ेगा आप इंडिविजुअल हो, और जो रिटर्न आपको फाइल करना है उसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 वो भी मैं बताऊंगा कैसे ये 1 2 3 चूज़ करना है। अभी के लिए सिंपली हम चूज़ कर लेते हैं ITR 4, जो ज़्यादातर बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए रहती है। चलिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया हम पिक कर लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ, ये डिटेल में भी बताऊंगा। अभी के लिए सिंपली मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ उसी पे फोकस करेंगे। चलिए इसे कंफर्म करेंगे। ये कोई एक एरर रह गई ऐसा बता रहा है। चलिए हाँ, तो देखिए ये ग्रॉस टोटल इनकम है, वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। ये जो नया मीन्स पोर्टल है उसमें आपको सैलरी के एग्जेम्पशन पहले ही पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एग्जेम्पशन है वो आप क्लेम करना चाहते हो। सैलरी का हेड जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसे आपने देखा होगा अगर, तो वहाँ पे मैंने बताया कि अंडर सेक्शन 10 कई सारे एग्जेम्पशन है, वो आप सैलरी में से मीन्स अलाउंस को लेके एग्जेम्पशन मिलते हैं, वो आप मीन्स उसे क्लेम कर सकते हो और आपकी उतनी सैलरी में से कटौती होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिट। तो कई सारे एग्जेम्पशन है वो आप 1014I में क्लेम कर सकते हो। अगर यूनिफॉर्म अलाउंस से जुड़ा हुआ कोई एग्जेम्पशन है या फिर ट्रांसफ़र से, ट्रैवल से, तो वो आप यस करके यहाँ पे फिगर डाल सकते हो। ओके, तो अभी नहीं बताएंगे हम, ये सिंपली ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देखने को मिलती है। देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है या फिर हॉस्टल अलाउंस है तो यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन हाउस रेंट अलाउंस, आपको क्लेम करना है तो उसके लिए भी हमने बताया था कि एक तरह की कैलकुलेशन होती है, 3 वैल्यू ढूंढनी पड़ती है और 3 में से जो लीस्ट वैल्यू है वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी तो वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। देन आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंस है, उसका एग्जेम्पशन आपको क्लेम करना है, या ऐसे ही कई तरह के एग्जेम्पशन आप क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे यस करो और उसमें फिगर डालनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे नो भी कर सकते हो और आप चाहो तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसे स्किप भी कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे डिटेल आएगी कि सैलरी, तो देखिए एडिट में हम जाएंगे तो जैसे मैंने बताया था उस हिसाब से 17(1) आप देख सकते हो। सैलरी प्लस अलाउंस की जो फिगर है वो आपको यहाँ पे डालनी है, सैलरी प्लस अलाउंस। अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको अवेल करवाया है तो उसके अंदर ये डिटेल, ये ब्रेकअप दिया जाता है, तो वो ब्रेकअप सीधा ही देख के आप भर सकते हो। अदरवाइज आपका जो भी टोटल सैलरी बनता है, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। देन 17(2) क्या बोलता है, परक्विजिट्स। ओके, सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके, वो उसकी जो मीन्स मॉनिटरी वैल्यू होगी वो मॉनिटरी वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। भले ही आप कार या घर यूज़ कर रहे हो लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी तो वो यहाँ पे डालनी है। और ये आपको जानने को मिल जाएगा कौन कौन से परक्विजिट्स आपको मिलते हैं। तो फॉर्म 16 में अगर 12BA फॉर्म होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, तो 12BA फॉर्म में ये डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से परक्विजिट्स आपको अवेल किए गए हैं और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगी, तो वो यहाँ पे डालने हैं। देन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी 17(3), सैलरी के अलावा जो प्रॉफिट्स मिलते हैं, बोनस होता है, कमीशन वगैरह होता है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो टोटल आपको, आपकी जो टोटल सैलरी होगी वो यहाँ पे उसका टोटल हो जाएगा। चलिए अब उसमें से इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्रीज, तो यहाँ पे नोटिफाइड कंट्रीज, नॉन नोटिफाइड कंट्रीज, ये सारी डिटेल, ये नई कुछ चीज़ें हैं कि अगर इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपने इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड, तो ये सारी जो कंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ये नोटिफाइड कंट्रीज है। एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। यहाँ से आपने अगर रिटायरमेंट बेनिफिट से जुड़ी हुई इनकम अर्न करी है तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो नोटिफाइड कौन सी कंट्री है यहाँ पे ही बताया गया है। चलिए
आप चाहो तो 3 कंट्री है, आप दूसरी भी यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन हमारे केस में हम अभी यहाँ कुछ नहीं डालने वाले, ये सिंपली आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे। चलिए, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ कंट्री अदर देन नोटिफाइड कंट्रीज, तो मीन्स ये भी फॉरेन कंट्री ही रहेगी, लेकिन ये नोटिफाइड नहीं रहेगी। ओके, और वो नॉन नोटिफाइड जो कंट्रीज है वहाँ से, मीन्स ये तीनों को छोड़ के जो कंट्रीज है वहाँ से आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का कोई मीन्स आपको मॉनेटरी प्रोविज़न मिला है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। चलिए, एग्जेम्प्ट अलाउंस की जहाँ तक बात है तो हमने अभी डिस्कस किया था को, तो वहाँ पे अगर फिगर मेंशन की गई होगी तो यहाँ पे भी आप उसे एडिट कर सकते हो, और कई सारे एग्जाम्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में पहली वाली वीडियो इनकम फ्रॉम सैलरी में बताया, तो आपको देख लेना है, और जो भी एग्जाम्शन क्लेम करना चाहते हो एग्जाम्शन क्लेम कर पाओगे, और भी आप एग्जाम्शन क्लेम करना चाहते हो तो ऐड अनदर से इसे ऐड कर सकते। चलिए, इनकम क्लेम फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89A। 89A क्या होता है? देखिए, 89A होता है आपका एरियर्स अगर मिलता है, पिछले साल का आपको एरियर्स मिला है, ओके, तो उसके लिए रिलीफ क्लेम करना पड़ता है। रिलीफ क्लेम करने के लिए आपको 10E का फॉर्म फाइल करना रहता है। ओके, तो अभी ये वीडियो में वो कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज ऑलरेडी हमने 10E के बारे में वीडियो बना के रखी हुई कि 10E का अगर आपको रिलीफ क्लेम करना है तो कैसे करना है, 10E का फॉर्म कैसे आप भरोगे, तो वो सारी डिटेल दी गई है। अदरवाइज यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी कवर करनी है, तो अभी इसे छोड़ेंगे। चलिए, नेट सैलरी मैंने बोला था कि अंडर सेक्शन 16 आपको डिडक्शन मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो 17 में सैलरी का पूरा ब्रेकअप है, देन अंडर सेक्शन 10 आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे, और नेट सैलरी जो भी बनेगी एग्जेम्पशन घटाने के बाद वहाँ से आपको डिडक्शन मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको 50,000, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं डालनी है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाए। एंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ही होता है, ओके, और अप टू 5,000 वो यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। प्रोफेशनल टैक्स मैंने बताया था कि वो वेरी करता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि 200 रुपीज़ प्रोफेशनल टैक्स कटता है, तो एनुअल हो जाता है 2400, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। चलिए, इसे सेव कर लेंगे। वैसे कोई डिटेल हमने फीड नहीं करी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कुछ बतानी थी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करनी थी, तो ये आपको बताया इनकम फ्रॉम सैलरी। देन दूसरे वाला था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपने ये वीडियो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली जो वीडियो नहीं देखी है, अगर ट्यूटोरियल की दूसरी वीडियो है तो वो देख लीजिएगा, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है हाउस प्रॉपर्टी, आप खुद रहते हो उसमें, तो वो वाले केस में मैंने बताया था अगर वो हाउस प्रॉपर्टी पे आपने लोन ले रखी है और उसका EMI पे कर रहे हो तो EMI में आपका इंटरेस्ट भी जाता है, तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर पाओगे पूरे साल का। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वो वाले केस में आप अप टू 2 लाख तक ही इंटरेस्ट क्लेम कर पाओगे, उससे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट आपका बनता है तो क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट अगर बनता है तो इंटरेस्ट यहाँ पे डालना है, उसकी वैल्यू, और अगर अनरियलाइज रेंट है या फिर अरियर्स है पिछले साल का, मीन्स आपको रेंट रिसीव हुआ है, तो वो जो भी रेंट मिला होगा उसमें से 30% उसके घटाने हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। चलिए, तो ये बात हुई अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वो वाले केस में। अगर लेट आउट है मीन्स भाड़े पे दी है प्रॉपर्टी, तो आपको पहले GAV डालनी पड़ेगी। GAV माने जो भी टोटल आपकी रेंट आपने रिसीव की है, एनुअल रेंट, वो यहाँ पे डालनी है। देन टैक्स टू लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपलिटी टैक्स आपने जो पे किए हैं, वाटर टैक्स होगा, हाउस टैक्स होता है, वो आपने पे किया है तो वो घटाना है। ये घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगी एनुअल वैल्यू माने नेट एनुअल वैल्यू, NAV मिलेगी आपको। NAV में से 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप वो कैलकुलेट हो जाएगा, वो घट जाएगा। देन अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी आपने लोन पे ले रखी है तो उसके ऊपर भी आप EMI पे कर रहे होंगे, उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है, वो इंटरेस्ट कितनी भी वैल्यू क्यों ना हो, यहाँ पे लिमिट नहीं है, इंटरेस्ट 2 लाख से ज़्यादा होगा तो भी क्लेम कर पाओगे। और वैसे ही ये एरियर्स और अनरियलाइज रेंट का जो फंडा है, जो आगे वाला अभी मैंने बताया था, वैसे ही ये भी एप्लीकेबल होता है। तीसरे वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम लेट आउट किसे बोलेंगे? डीम लेट आउट प्रॉपर्टी माने कोई प्रॉपर्टी है वो वैकेंट पड़ी हुई है, ना ही वो रेंट पे दी है, ना ही आप खुद उसमें रहते हो, तो उसे डीम लेट आउट प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। और वहाँ पे जो भी आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे जो रेंट चलता है उसके हिसाब से एक GAV डिसाइड किया जाएगा कि
देखिए वहाँ पे 6,000 या 7,000 में भाड़े पे घर मिल रहे, तो 6-7 हज़ार आपकी प्रॉपर्टी की रेंटेड वैल्यू गिनी जाएगी और जीएवी हो जाएगा वैसे 84,000। ओके, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। बाकी की सारी वैल्यू आपको जो आगे लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें हमने एक्सप्लेन किया वैसे ही डालनी है। चलिए, तो इसको भी छोड़ेंगे। यहाँ पे फिगर में कोई नहीं डालने वाला, ये चीज़ें थोड़ी मीन्स 4 वीडियो कंप्लीट की है, तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन और कैपिटल गेन कहाँ पे वो डिटेल डालनी है वो बताऊंगा। चलिए, बिजनेस प्रोफेशन की बात है तो यहाँ पे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सा बिजनेस या प्रोफेशन है। वैसे पिछले साल आपने रिटर्न फाइल किया होगा तो ये डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, वो प्रीफिल्ड मिल जाती है। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यहाँ पे ऐड बिजनेस डिटेल में आपको यहाँ पे बिजनेस का नेम देना है, देन उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है कि आपका बिजनेस कौन से कोड में फॉल करता है, तो वो यहाँ पे आप देख पाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, देन डिस्क्रिप्शन आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। इसे ऐड जैसे क्लिक करोगे तो जैसे ये जो आप दोनों बिजनेस देख रहे हो, मेरे 2 बिजनेस हैं, एक MR एकेडमी और MR एसोसिएट्स है। ओके, तो वैसे आप जितने चाहो उतने बिजनेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जहाँ तक बात है प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन उसके साइड में टैब मिल जाएगा और गुड्स कैरियर्स जैसे हमने बताया था 44 AD के अकॉर्डिंग आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन है। अगर आप 44 ADA के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो ये वाला टैब है। और अगर आप 44 AE मीन्स आपका गुड कैरियर्स का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड कैरियर्स, फ्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग का बिजनेस है, तो वो वाले केस में आप 44 AE के अकॉर्डिंग ये तीसरे वाला जो ऑप्शन है उसे यूज कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, तो जैसे ये दोनों बिजनेस है मेरा, तो मैं दोनों का क्यूमुलेटिव फिगर मीन्स दोनों की वैल्यू साथ में जोड़ के डालूंगा। और मैंने बताया था कि आपका जो टर्नओवर होगा वो 2 तरह से होगा। एक हो सकता है आपने कैश में पेमेंट ली है, मीन्स नॉन बैंकिंग मोड से अलावा किसी तरह से आपने पेमेंट ली है, और दूसरा हो सकता है आपने बैंकिंग मोड से मीन्स चेक वगैरह से पेमेंट ली है या नेट बैंकिंग से पेमेंट ली है, तो वो टर्नओवर आपको मेंशन करना रहता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये जो भी टर्नओवर होगा उसका 6% और 8%, देखिए ये 6% है, नेट बैंकिंग से जो टर्नओवर बनता है उसका 6% या उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट बता सकते हो। और जहाँ तक बात है 8% की, तो आपका जो भी कैश से मीन्स नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जो आपका टर्नओवर बना है उसका 8% या उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। तो अगर आप सारा ही जो टर्नओवर है आपका, वैसे ये साल क्या हो रहा है कि जो भी नेट बैंकिंग से मीन्स बैंकिंग मोड से जो भी पेमेंट हुई होगी तो उसका टर्नओवर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसे आप निकाल भी दोगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट को आप बता रहे हो कि देखिए मैं 6% से नहीं, मैं 8% से आपको प्रॉफिट बताना चाहता हूँ, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए आपका 7 लाख टर्नओवर हो गया, तो 7 लाख का 8% आई थिंक 56,000 होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे अगर 3 लाख भी बताओगे प्रॉफिट, तो यहाँ पे आपको पूछा नहीं जाएगा कि ये 3 लाख कैसे हुए, 3 लाख में आपने कितने एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल टर्नओवर में से कितने एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्सेस एक्सपेंसेस है वो आपने कवर किए हैं, और 3 लाख आपका प्रॉफिट बनता है। मीन्स जहाँ पे बोला गया है कि जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट लेते हो तो ना ही आपको अंडर सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट मेंटेन करना है, ना ही आपको सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग आपका अकाउंट ऑडिट करवाना है। तो ये दोनों प्रोविजन के अकॉर्डिंग मीन्स यहाँ पे आपको सिंपली प्रिज्यूम करना है कि मेरा टर्नओवर इतना है और मेरा प्रॉफिट इतना है, लेकिन वो 8% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 8% से कम दिखाओगे देन यू हैव टू गेट रेडी फॉर द ऑडिट। ओके, ऑडिट करवाना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्राइटेरिया था बिजनेसमैन के लिए कि अप टू 2 करोड़ टर्नओवर होगा, तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। देन प्रोफेशन से जुड़ी भी अगर आपकी इनकम है तो वो वाले केस में आपको प्रोफेशन से जुड़ी जो डिटेल है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। चलिए, वो थोड़ी दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे हम प्रोफेशन को भी अभी कवर करेंगे। हो सकता है आप बिजनेस भी करते हो, प्रोफेशनल्स भी हो, तो वो दोनों डिटेल आप डाल सकते हो, लेकिन दोनों के जो क्राइटेरिया है उसे मैच करना पड़ेगा आपको। जैसे प्रोफेशनल्स के केस में
आपको बताना पड़ेगा बिजनेस क्या है, आपका खुद का नाम भी हो सकता है, अगर आप एक डॉक्टर हो तो आपको नाम डालना है अपना, बिजनेस कोड में आपका जो भी सर्विस रिलेटेड जो बिजनेस कोड है वो चूज करना है। ग्रॉस रिसिप्ट कब कहाँ तक होनी चाहिए, 50 लाख तक की ग्रॉस रिसिप्ट। ग्रॉस रिसिप्ट माने टर्नओवर ही होता है, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए उन्हें ग्रॉस रिसिप्ट बोला जाता है क्योंकि वो फीस कलेक्ट करते हैं। तो ग्रॉस रिसिप्ट में जो भी रिसिप्ट बनती है टोटल, मीन समझ लीजिए यहाँ पे 25 लाख बनता है, जो हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। 25 लाख है तो उसका 50% तो आपको प्रॉफिट बताना पड़ेगा, 12,50,000। ओके, और ये वैल्यू को भी देखिए यहाँ पे, ये चलिए यहाँ पे बिजनेस कोड हमें डालना पड़ेगा, तो ये डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम, सिंपली गुड्स कैरेजेस वाला जो ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका बिजनेस का नेम सेम, तीनों में सेम चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ओके, देन यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, चलिए इसको निकाल देते हैं। ओके चलिए, गुड्स कैरेजेस की बात करें तो 44A के अकॉर्डिंग आपके पास 10 व्हीकल्स होने चाहिए। ओके, और 10 व्हीकल से जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि 10 व्हीकल्स हो गए तो हर महीने 7,500 आपके दैट पर्टिकुलर व्हीकल कंसिडर किए जाएंगे एज अ प्रॉफिट, और पूरे साल का वो हो जाएगा आई थिंक 90,000 या हाँ 90,000 हो जाएगा। ओके, एक व्हीकल के लिए अगर 10 व्हीकल होगी तो वो 9 लाख हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया था कि 12 मेट्रिक टन या उससे ज़्यादा ग्रॉस वेट है अगर व्हीकल का, तो वो वाले केस में यहाँ पे जैसे बताया है, द अमाउंट शुड नॉट बी लोअर देन 1,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच गुड्स कैरेजेस वाज ओन मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस व्हीकल वेट। ओके, तो वो मैंने बताया था अगर 12 मेट्रिक टन है आपका व्हीकल का वेट तो 12,000 पर मंथ कंसिडर किए जाएंगे। चलिए, मीन्स जितना भी 12 मेट्रिक टन से ज़्यादा अगर वेट होगा तो उसके हिसाब से, अगर 13 है तो 13,000 कंसिडर किए जाएंगे, तो उस हिसाब से डिटेल डालनी है यहाँ पे। ओके, प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम गुड्स कैरेजेस वो अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आप डिटेल डालोगे तो वो डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वैसे 44A एप्लीकेबल नहीं है ये वाले केस में किसी तरह से, तो ये बता नहीं रहा है। चलिए इसे कैंसिल करेंगे, और लास्ट वाला जो चीज़ हमें पढ़ना है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वैसे ये जो रिटर्न ITR फॉर्म मैंने पिक करके रखा उसमें कैपिटल गेन का जो डिटेल है या उसका जो शेड्यूल है वो मेंशन नहीं किया जाएगा, वो क्योंकि वो ITR 2 और ITR 3 में ही मिलता है। कोई बात नहीं, ये वाला जो सेक्शन है ITR 3 का वो हमें कंप्लीट करना है, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, तो उसकी डिटेल आपको चलिए यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। वैसे ये कुछ चीज़ें अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाती है, अदरवाइज आपको यहाँ से मेंशन करना पड़ेगा कि देखिए सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से या बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो जो बाकी रहेगी जो इनकम वो होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिला है, आपको कोई इंटरेस्ट बनता है, आपका FD वगैरह करवाई और इंटरेस्ट अगर आपका कोई बनता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे ये पहले वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है और उसमें जो इंटरेस्ट बनता है तो उसकी डिटेल यहाँ पे यस करना पड़ेगा और जो भी फिगर है वहाँ पे डालना है। वैसे ही आपने FD वगैरह करवा के रखी है, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपका अकाउंट है और वहाँ पे कोई आपने इन्वेस्टमेंट स्कीम ले रखी है, उसमें से जो इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना। इनकम टैक्स रिफंड आपको मिला है तो रिफंड की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। अच्छा, यहाँ पे बताया है डू यू हैव इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में आपने जो इन्वेस्ट किया था उससे जो इंटरेस्ट बनता है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। और वैसे ही कुछ और चीज़ें आपको बताई गई हैं इंटरेस्ट से जुड़ी हुई, डिविडेंड से जुड़ी हुई। ओके, देन इसको छोड़ के आप पार्ट टाइम कोई इनकम अर्न कर रहे हो जहाँ से आपको कमीशन मिल रहा है, ब्रोकरेज मिल रहा है, आप इंश्योरेंस का काम कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई एजेंसी है और उससे कमीशन की इनकम बनती है तो उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। हालांकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। कई लोग सैलरीड पर्सन होते हैं उसके साथ वो ट्यूशन वगैरह करवाते हैं। ओके, तो वो ट्यूशन से जो इनकम जनरेट होती है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। डिविडेंड आपको मिला है, आपने शेयर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और डिविडेंड मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि क्वार्टरली ब्रेकअप के अनुसार आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी कि कितना डिविडेंड मिला है।
ओके तो ये सारी डिटेल कहाँ पे कवर होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आई थिंक ये सारे जो 5 जो हेड है वो हमने कवर कर लिए हैं। हाँ इतना कि जो कैपिटल गेन का जो पोर्शन है वो ये वीडियो में कवर नहीं हुआ है। हम अगर बात करें तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस नहीं किया, अदरवाइज थियरी हमने जान ली थी। लेकिन मैं जब आपको ITR 2 या RTI 3 कैसे फाइल करना है वो बताऊंगा तो पूरा कैपिटल गेन का जो फंडा है वो क्लियर होगा। वैसे वो टॉपिक भी काफ़ी लंबा होगा क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा डिटेल में। ओके तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर की जाएगी। तो ये वीडियो में यहाँ तक ये जो 5वां हेड था वो हमें कवर करना था तो उसे हमने कवर कर लिया और कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।